देखिए ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, जिसमें यहाँ कह रहा है कि आपको यहाँ पे कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन दे रखा है, मतलब आपको ये कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रॉपिक ट्रांजिशन है। इलेक्ट्रॉपिक आने का मतलब क्या है कि जब किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी भी वैसा सब्सटेंस जिसका नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो सेम टाइप का, पार्टिकल वहां सेम टाइप का होगा, लेकिन उसका फॉर्म अलग होगा, उसका स्ट्रक्चर अगर अलग अलग होता है तो एल्ट्रॉप्स होता है। जैसे कार्बन का एल्ट्रॉप्स देखोगे तो कार्बन किस किस फॉर्म में नेचर में पाया जाता है, तो ग्रेफाइट होता है, डायमंड होता है, फ्लोरेंस होता है, ये सब क्या है उसका एल्ट्रॉप्स होते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉपिक चेंज हो रहा है, कहने का मतलब कार्बन को डायमंड में चेंज कर, मतलब ये है कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन व्हेन डायमंड चेंजेस टू ग्रेफाइट। जब डायमंड चेंज करेगा ग्रेफाइट में तो उस केस में उस ट्रांजिशन में जो इंथैल्पी होगा वो कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। और आपको डेटा दे रखा है द इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट, दोनों का इंथैल्पी ऑफ कंबशन दे रखा है। एक का -393.5 है, कार्बन का है -3, डायमंड का है -393.5 और ग्रेफाइट का है -395.4 किलो जूल पर मोल आपको डेटा दे रखा है। यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ कंबशन जो दे रखा है, इस इंथैल्पी ऑफ कंबशन को आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर कार्बन कार्बन अगर ग्रेफाइट है, अगर सपोज करिए कार्बन यहाँ पे ग्रेफाइट है, ठीक है, कार्बन यहाँ पे ग्रेफाइट है, तो उस केस में अगर ये ऑक्सीजन से के प्रेजेंस में अगर इसको कंबशन कराते हैं तो ये बन जाएगा CO2 और इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या इंथैल्पी ऑफ कंबशन दे रखा है, इसके लिए डायमंड ग्रेफाइट के लिए है -395.4 किलो जूल पर मोल, इस टाइप से। और अगर वापस अगर देखोगे, अगर यही डायमंड है, अगर ये O2 से कंबाइन करेगा, अगर ये डायमंड अगर O2 के प्रेजेंस में अगर इसको कंबशन कराएंगे तो इसके लिए CO2, इसमें भी CO2 बनेगा और इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन, CO2 का फॉर्मेशन, CO2 का फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसके लिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होगा वो -393.5 किलो जूल पर मोल होता है, इस टाइप से। तो देखो यहाँ पे आपको ये डेटा दे रखा है, डेटा सिर्फ इतना ही नहीं, आपको इक्वेशन मानना पड़ेगा। और आपको देखो, अगर मानो कि ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का कंबशन हुआ, ग्रेफाइट का कंबशन हुआ, ग्रेफाइट कंबशन होने पे भी क्या बनता है, CO2 देता है। और डायमंड जो है उसका भी कंबशन होगा तो क्या बनेगा, वो भी CO2 देगा, ठीक है ना। दो चेंज है, यहां से ये भी चेंज है। तो आपको ये पूछ रखा है कि कार्बन अगर ग्रेफाइट में चेंज होगा तो क्या होगा। देखो ट्रायंगल देखो बन रहा है ना, यहाँ पे ग्रेफाइट और CO2 का वैल्यू दे रखा है, इसका वैल्यू है ग्रेफाइट और CO2, जब ग्रेफाइट जब CO2 में कन्वर्ट होता है तो ये वैल्यू दे रखा है -395.4, -395.4 दे रखा है आपको। और डायमंड अगर CO2 में कन्वर्ट होता है तो ये वैल्यू लिखा है -393.5 किलो जूल पर मोल। तो क्या हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे, क्या हम यहाँ से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ये वाला वैल्यू। तो आपको पता है कि ओवरऑल एंथैल्पी चेंज ग्रेफाइट से डायरेक्ट अगर CO2 जा रहा है तो इतना हो रहा है और ये वैल्यू इतना हो रहा है, तो क्या हम इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ओवरऑल को क्या करो, इसके लिए मानो कि अगर हम ग्रेफाइट से CO2 गया तो -395 हो गया और डायमंड से CO2 गया तो क्या हो गया, -393.5 किलो जूल पर मोल हो गया। और ग्रेफाइट CO2 अगर डायरेक्ट इसको अगर माने तो हम ये कह सकते हैं ना कि इसका और इसका दोनों के जोड़ के बराबर होगा। ये वैल्यू जो होगा वो वैल्यू इसके और इसके दोनों के सम के बराबर होगा, यही तो हेसलोग आता है कि। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अगर सपोज करो कि इसका डेल्टा H है तो डेल्टा H इक्वल टू हम कह सकते हैं, इसको मानो x1, इसको मानो x2, तो डेल्टा H इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2, ठीक है। और इसके लिए ये वैल्यू दे रखा है -395.4 -395.4 और और ये है x1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ओवरऑल -393.5, इस टाइप से वैल्यू आ जाएगा। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे दोनों वैल्यू को तो डेल्टा एच जो हो जाएगा x1 की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे, अब देखो x1 की वैल्यू, x1 इक्वल टू हो जाएगा -395.4
प्लस 393.5, ये वैल्यू आ जाएगा माइनस वन पॉइंट -1.9 किलो जूल। ये वैल्यू आ जाएगा -1.9 किलो जूल। देखिए नेक्स्ट आता है, आपने पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बताता है कि जब भी कोई अगर केमिकल या फिजिकल चेंजेस होते हैं तो उस केस में एनर्जी का ना ही लॉस होता है ना ही एनर्जी का गेन होता है। इसका मतलब यह है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू द अदर फॉर्म, किसी एक फॉर्म में एनर्जी जो होता है वो दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। मतलब ओवरऑल सिस्टम और सराउंडिंग का जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहता है। मतलब यूनिवर्स का एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और यही कहलाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और उसे ही कहते हैं हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन कुछ चीजों को वो बता नहीं पाता है, और जो चीज को वो बता नहीं पाता है वो होता है लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ। तो नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लिमिटेशंस क्या है इसका? लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करने का मतलब ये है कि अगर कोई सब्सटेंस, अगर मानिए जैसे कि आप ये देख रहे हो कि कुछ रिएक्शंस जो है, जैसे ये वाटर है, वाटर को अगर आप खुला छोड़ दोगे, ऐसे ऊपर में ओपन सिस्टम में रखोगे, तो ये ऊपर में मैटर का एक्सचेंज करेगा। मैटर का एक्सचेंज करेगा मतलब ये इवापोरेट हो जाएगा, ये इवापोरेट होगा, ये खुद ब खुद होगा। इसको एनर्जी मिले, आप प्रोवाइड करो या ना करो, मतलब H2O लिक्विड, H2O लिक्विड से वो H2O गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऑयल लेते हो, ऑयल को आप छोड़ दो, ऑयल को छोड़ दो, तो क्या यह ऑयल गैस में कन्वर्ट होगा? क्या ऑयल गैस में जाएगा क्या? तो ये कन्वर्ट नहीं होता है। मतलब ये है कि यह खुद ब खुद होता है और इस ये नहीं हो पाता है। तो थर्मोडायनेमिक्स में कुछ प्रोसेस होता है और कुछ प्रोसेस नहीं होता है। तो अगर फर्स्ट लॉ को अगर आप कंडीशन को लिखे रखे तो हर रिएक्शन को होना चाहिए था, इंथैल्पी चेंज तो हर प्रोसेस में होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यह बताता है कि कौन सा रिएक्शन होगा, लेकिन ये नहीं बता पाता है कि कोई रिएक्शन होता है और कौन सा रिएक्शन नहीं होता है। तो इसके लिए एक टर्म आता है स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर आप पहाड़ पे ऐसे चढ़े हो, बीच में हो, आप गुर को या ना गुर को ऑटोमेटिक आप नीचे की तरफ आ जाओगे। मतलब अगर आप सपोज करो पहाड़ पे हो और पहाड़ के आप स्लोप पे हो ऐसे, तो अगर आप इस कंडीशन में यहाँ पे एक पत्थर को रखते हो तो ये पत्थर ऊपर नहीं जाएगा, वो हमेशा कहाँ आएगा? नीचे की तरफ आएगा। आप कितना भी इसको रोक लो लेकिन वो नीचे ही आना चाहेगा, ड्राइविंग फोर्स उसका हमेशा नीचे की तरफ ही रहेगा, ऊपर की तरफ नहीं होता है। तो इस केस में यह जो प्रोसेस हुआ जो ऊपर से नीचे की तरफ आता है वो कहलाता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस मतलब होता है कि वह धीरे धीरे करके हमेशा वो चाहेगा प्रोडक्ट की तरफ ही मूव करना चाहेगा, वापस वो बैक नहीं आ सकता है। वो होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होता है? खुद ब खुद होना। नेचर में वह प्रोसेस जो खुद ब खुद होता है वो होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आप देख लो जितने भी नेचर में कोई भी चीज है ये सब का सब स्पॉन्टेनियस है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी लगाना पड़ता है, लेकिन बाकी अभी नेचर में जो कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा है वो सबका सब स्पॉन्टेनियस ही प्रोसेस है। आप पहाड़ को देख रहे हो, पहाड़ दिन पर दिन या तो बढ़ रहा है या फिर टूट रहा है, वो सब खुद ब खुद धीरे धीरे होता ही रहा है। वो चाहे रिवर्सेबल है लेकिन वो क्या है? स्पॉन्टेनियस ही है। स्पॉन्टेनियस करने का मतलब होता है खुद ब खुद चीजों का होना, ठीक है? वो होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कोई प्रोसेस खुद ब खुद होता है, कोई प्रोसेस खुद ब खुद नहीं होता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उसके लिए नहीं बता पाता है, कि उसको डील नहीं कर पाता है कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा और कौन सा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें सेकेंड लॉ की जरूरत पड़ी। सेकेंड लॉ में आता है स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया। किस कंडीशन में कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा और किस कंडीशन में कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, ठीक है? स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया आता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वो ये बता नहीं पाता है कि कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या फिर कौन सा रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। इट इज अनेबल टू एक्सप्लेन, it is unable to explain the some reactions did not occur, कुछ रिएक्शंस नहीं होता
at particular temperature, at particular temperature and pressure, did not occur at particular temperature and pressure. कुछ रिएक्शंस नहीं होता है, बट सम मे अकर, और कुछ होता है। इसका मतलब ये है कि कुछ रिएक्शंस होगा, कुछ रिएक्शंस नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वह स्पॉन्टेनियस, कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, कौन सा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। इट इज अनेबल टू एक्सप्लेन द spontaneous criteria of a reactions। कोई भी रिएक्शन का स्पॉन्टेनियस क्राइटेरिया को नहीं बता पाता है। जैसे कि अगर आप स्पॉन्टेनिटी को अगर आप फिर से समझना चाहते हो, तो होता यह है कि अगर मानिए कि एक सिलेंडर ले लेते हैं गैस का, एक सिलेंडर इस टाइप का हम गैस का ले लिए, इस टाइप का, और यहाँ इसमें गैस है। अगर इस गैस को अगर हम यहाँ सिलेंडर का नॉब अगर ओपन करेंगे, तो नॉब ओपन करते हैं यहां से गैस फ्लो करेगा। ये नॉब ओपन करते हैं, ये गैस जो है वो फ्लो करता है, ये गैस जो होता है वो फ्लो करता है। ठीक है ना, ये फ्लो करते करेगा। इसका मतलब क्या है कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। गैस जो है यहां से गैस बाहर की तरफ अगर फ्लो कर रहा है तो यह प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। ऐसा नहीं है कि ये गैस बाहर से वो गैस ऑटोमेटिक इसमें फिल करने लगेगा। तो ये जो एक्सपेंशन ऑफ गैस है, कोई भी गैस अगर एक्सपैंड कर रहा है तो एक्सपेंशन ऑफ गैस जो होता है वो कहलाता है वहां पे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो अभी हम बात करेंगे कुछ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का, कुछ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का, एंड देन क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी की बात करेंगे। यहां पे टर्म आता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है? व्हाट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नाम से क्लियर है, स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से खुद होना। वैसा प्रोसेस जो खुद से होता है वह कहलाता है स्पॉन्टेनियस। उसको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं चाहिए उस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, तो वह प्रोसेस कहलाता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस दैट हैपन by its own and there will be no initiations, no any type of initiation required, no any types of initiation required, is known as spontaneous process। उसे हम लोग कहते हैं spontaneous process। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जैसे आप देखोगे, जैसे आप एग्जांपल देखो, एग्जांपल में आप देख लो कि एक सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व, कॉमन सॉल्ट नमक जो होता है उसको पानी में डाल दो, वो देखना ऑटोमेटिक, आप कुछ करो ना करो धीरे धीरे वो खुलता चला जाता है ना। मतलब क्या है? डिजोल्विंग ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर। जब आप कॉमन सॉल्ट को अगर वाटर में डिजोल्व करते हो तो यह एक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। सेकेंड है, कॉमन सॉल्ट को जब आप वाटर में प्लेस करते हो तो वो जो प्रोसेस होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है। सेकेंड केस है कि गैस अगर एक्सपैंड करता है, एक्सपेंशन ऑफ गैस, कोई भी गैस अगर एक्सपैंड करता है तो वह प्रोसेस भी कहलाता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाता है ना। अगर कोई वाटर अगर चाहे रिवर का है, पॉन्ड का है,
देखो रिवर हो या फिर लेक हो, अगर उसमें वाटर है तो वाटर क्या करेगा, इवापोरेट होगा। वाटर क्या करेगा, इवापोरेट होगा। तो इवापोरेशन जो है ऑटोमेटिक वो वाटर क्या करता है, इवापोरेट होने लगता है। चाहे वो ठंड हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे बरसात हो, इवापोरेशन होगा ही होगा। ठीक है, भले ही उसका रेट स्लो हो फास्ट हो अलग बात हो, लेकिन इवापोरेशन होगा। तो इवापोरेशन ऑफ वाटर जो होता है, इवापोरेशन इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लेक्स, ठीक है ना, रिवर, पॉन्ड, ये सब का सब जो है ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ही होता है। अगर आप स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को अगर आप देखो तो इसमें कोई इनिशिएशन की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें कोई एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं करती है उस प्रोसेस को, तो उसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे अब नेक्स्ट है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वैसा प्रोसेस होता है जिसमें कुछ ना कुछ इनिशिएशन की जरूरत पड़ती है, उस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देने की जरूरत पड़ती है, तभी वो रिएक्शन कंप्लीट होगा या प्रोसेस कंप्लीट होगा, तो वह प्रोसेस कहलाता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसको डिफाइन भी कर सकते हो, सच प्रोसेस दैट do not take place by its own, do not take place by its own, and they require some initiations, they require some initiation to complete it, some initiation to complete it is known as, उसे हम लोग कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इज नॉन एज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाता है। तो देखो दो टाइप का प्रोसेस आ गया, एक होता है स्पॉन्टेनियस, एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वैसा प्रोसेस होता है जो खुद ब खुद होता है, और ये खुद ब खुद नहीं होता है। जैसे कि आप वाटर को, H2O लिक्विड है, इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो तोड़ देते हैं H2 गैस में और O2 गैस में, अगर हम इसको तोड़ते हैं तो इसके लिए हमें इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, इसको इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा और इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिसिटी के कारण इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे तो ये 2H2O जो होता है वो 2H2O प्लस O2 में टूट जाता है, ठीक है ना। तो यह जो प्रोसेस है यह प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करोगे तो उस वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस हम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है, इसको अगर आप हीट करते हो, गर्म करते हो, तो ये क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड में क्विक लाइन में और साथ में CO2 गैस वहां से निकल जाता है। तो ये भी प्रोसेस जो है ये इसको हीट दोगे तभी रिएक्शन होगा, नहीं तो वो रिएक्ट नहीं करता। तो इसमें सब कुछ इनिशिएशन की जरूरत पड़ती है। मतलब नेचर में ऑल नेचुरल प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस, और जो हम चाहते हैं अपने मन से करना वो नॉन स्पॉन्टेनियस। सीधा बात यही है, जो अपने मर्जी से हम कुछ भी चाहते हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस, और नेचर जो चाहता है वो स्पॉन्टेनियस। इसलिए इसे नेचर से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अगर नेचर को परेशान करिएगा तो नो स्पॉन्टेनियस ना होकर नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। बेचारा पहाड़ पर से पत्थर नीचे गिरता है, लेकिन आपको अपना अगर दिमाग लगाइएगा तो पहाड़ पर फिर पत्थर चढ़ने लगेगा, ठीक है ना। तो फिर आप पहाड़ पर पत्थर चढ़ाइएगा तो कभी ना कभी तो एक ही बार सारा पत्थर गिरेगा ना, ऐसे नुकसान हो जाएगा नेचर को, ठीक है ना। इसलिए स्पॉन्टेनिटी के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि एक क्राइटेरिया होता है अब कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं है। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है जिसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट है इंट्रोपी। इंट्रोपी को हम एस से मेजर करते हैं, एस। अब देखो इंट्रोपी जो होता है ये होता क्या है, तो कोई भी सिस्टम में रैंडमनेस कितना है, रैंडमनेस इन द सेंस कि कितना भीड़ भाड़ है। जैसे एक सॉलिड है तो सॉलिड के अंदर देखो तो पार्टिकल जो होगा ना एक फिक्स्ड अरेंजमेंट रहता है, मतलब एक रेगुलर ऑर्डर में रहता है, तो इसमें भीड़ भाड़ तुमको कम दिखेगा। लेकिन अगर ये फैल जाए, ये सारा सारा पार्टिकल फैल जाए तो इसमें भीड़ भाड़, जब पार्टिकल फैलेगा तो इसमें भीड़ भाड़ तुमको ज्यादा दिखेगा, और जब उसमें भीड़ भाड़ ज्यादा दिखता है तो उसके इसमें रैंडमनेस उसका
रैंडमनेस उसका ज्यादा होता है, जैसे गैस है, सॉलिड लिक्विड गैस, अगर 100 पार्टिकल सॉलिड का है, 100 पार्टिकल लिक्विड का है, 100 पार्टिकल गैस का है, ज्यादा फैलेगा जो, उसका पार्टिकल में ज्यादा भीड़ भाड़ लगेगा, है ना। अगर 100 लोग को एक कमरे में रख दो, वही 100 लोग को ग्राउंड में रख दो, ले जाके ग्राउंड फ्लोर में ज्यादा लोग हैं तो ग्राउंड नंबर तो उतना ही है लेकिन फैले हुए ज्यादा है, तो आपको भीड़ भाड़ उसमें ज्यादा दिखेगा। तो कोई भी चीज में डिसऑर्डर जितना ज्यादा होता है, डिसऑर्डर मतलब एक होता है ऑर्डर, एक होता है डिसऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है, और अगर सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं होगा तो कहेंगे हम डिसऑर्डर। जिसमें डिसऑर्डर ज्यादा होगा उसमें इंट्रोपी ज्यादा होता है, और वह प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है जिसका डिसऑर्डरनेस ज्यादा होता है। अब एक आदमी को एक अरेंजमेंट, 100 आदमी को एक लाइन में खड़ा कर दो और उसी 100 आदमी को ग्राउंड में जहां तहां बिखार दो, तो उस केस में स्पॉन्टेनियस कौन होगा? क्या वो आदमी कभी नहीं चाहे कि हम एक सिस्टमेटिक में रहना चाहे? वो आराम से जहां तहां घूमता रहेगा, इसे कभी भी लाइन सीधी नहीं बन सकती जिंदगी में। वो अगर कितना भी बना दो टेढ़ा होना है, फिक्स है। क्यों? क्योंकि डिसऑर्डरनेस जिसमें ज्यादा होता है, डिसऑर्डरनेस उसमें ज्यादा होता है, उसका इंट्रोपी ज्यादा होता है, और जिसका इंट्रोपी ज्यादा होगा वह रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। अगर आप वाटर को खुला छोड़ दोगे तो वाटर लिक्विड से कहां चला गया? वो गैसियस फॉर्म में गया। तो गैसियस फॉर्म में मानो कि लिक्विड में सिस्टमेटिक अरेंजमेंट था, है ना। इस केस में सिस्टमेटिक पार्टिकल एकदम सिस्टमेटिक था, लेकिन गैस में जैसे ही गया ये, तो गैस में तो और भी फैल गया ना पार्टिकल, ये तो और डिसऑर्डर ज्यादा हो गया। मतलब गैस में तो पार्टिकल दूर दूर रहता है ना, तो डिसऑर्डरनेस ज्यादा हो गया। जिसमें जितना ज्यादा डिसऑर्डर होगा, सिस्टम ऑटोमेटिक चाहेगा उस वे में कन्वर्ट करना। तो ये लिक्विड है, ये गैस है, इसमें डिसऑर्डर ज्यादा है, मतलब इसमें इंट्रोपी ज्यादा है, जिसका इंट्रोपी ज्यादा होगा वह सिस्टम स्पॉन्टेनियस होता है। अब ये वापस लिक्विड से, ये वापस गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना नहीं चाहेगा, क्योंकि इसका इंट्रोपी कम है, इसका इंट्रोपी ज्यादा है। तो इंट्रोपी एक टर्म होता है जो बताता है स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शंस को, क्या कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है। तो हम जब फर्स्ट लॉ फेल किया तो सेकेंड लॉ का मेन लाने का मकसद ये इंट्रोपी ही था। इंट्रोपी ही बताता है कि कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा और कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। और अगर इंट्रोपी समझ लिए तो सेकेंड लॉ समझ लिया, पूरे थर्मोडायनेमिक्स भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम इंट्रोपी की बात कर रहे हैं तो इंट्रोपी क्या बताता है? इट इज अ थर्मोडायनेमिक, इट इज ए thermodynamic quantity, thermodynamic quantity that explain the जो कि explain करता है, that explain the spontaneity of any process। कोई भी प्रोसेस का स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया को ये इंट्रोपी बताता है, ठीक है। इट इज द मेजरमेंट, इट इज द मेजर ऑफ randomness ऑफ एनी बॉडी। कोई भी बॉडी में कितना रैंडमनेस है, इट इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस ऑफ एनी बॉडी, ठीक है ना। कोई भी बॉडी में कितना रैंडमनेस है, कितना भीड़ भाड़ है ना। रैंडमनेस कहने का मतलब क्या होता है? डिसऑर्डर, डिसऑर्डर कितना डिसऑर्डर है वो सिस्टम, इज नॉन एज इंट्रोपी, इज नॉन एज इंट्रोपी, इज नॉन एज इंट्रोपी। जैसे कि कोई रिएक्शन अगर आप लेते हो, जैसे कि कोई रिएक्शन अगर लेते हैं, हम एक सॉलिड ले रहे हैं, सॉलिड है ये, सॉलिड अगर ले रहे हैं, इस केस में जो पार्टिकल है वो सिस्टमेटिक अरेंज है, पार्टिकल इस केस में सिस्टमेटिक, एकदम सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है। सबसे वेल मेंटेन अगर ऑर्डर में रहता है तो सॉलिड पार्टिकल ही रहता है, पार्टिकल का अरेंजमेंट एकदम सिस्टमेटिक वे में है, ठीक है ना। अगर ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, अगर ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इस केस में थोड़ा सा इसका ऑर्डर चेंज होगा, इसका ऑर्डर जो हो जाएगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप से थोड़ा सा ऑर्डर क्या होता है, इसका चेंज हो जाता है। तो मतलब इसके कंपेयर में इसका ऑर्डर क्या हो गया, डिस्टर्ब हुआ, मतलब ये ज्यादा डिसऑर्डर है इसमें। रैंडमनेस इसमें क्या है, इसके कंपेयर में ज्यादा। रैंडमनेस करने का मतलब क्या है, तुम समझना कि अरेंजमेंट सही नहीं होना, ठीक है ना। मतलब पार्टिकल बिखरा हुआ ज्यादा है इसमें, पार्टिकल बिखरा हुआ इसमें ज्यादा है। और अगर हम गैस फेज में की बात करें, अगर हम गैस की बात करते हैं, अगर हम गैस की बात करें तो गैस के केस में और भी बिखर जाएगा पार्टिकल, गैस के फेज में और भी पार्टिकल क्या होगा, बिखर जाएगा। तो अगर ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है,
तो रैंडमनेस जो होगा या डिसऑर्डर जो हो जाएगा, डिसऑर्डर जो होगा वो सबसे ज्यादा डिसऑर्डर जो होगा वो इधर होगा, डिसऑर्डर जो होगा सबसे ज्यादा होगा। तो डिसऑर्डर का ऑर्डर जो होगा इधर होगा, डिसऑर्डर कहिए या फिर रैंडमनेस कहिए, वो सबका ऑर्डर जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है ना। डिसऑर्डरनेस का ऑर्डर जो होगा वो ये होगा। मतलब क्या है कि सॉलिड का सबसे कम, देन लिक्विड का, देन गैस का। अगर ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, और ये अगर गैस है, तो उस केस में इंट्रोपी जो होगा सबसे ज्यादा इंट्रोपी गैस का होगा। तो इंट्रोपी की अगर बात करें, तो इंट्रोपी जो होगा वो किसका सबसे ज्यादा होगा, गैस का। इंट्रोपी जो होगा वो गैस का सबसे ज्यादा होगा, देन वो लिक्विड का होगा, एंड सबसे कम जो होता है वो इंट्रोपी जो होता है वो सॉलिड का होता है। तो इंट्रोपी क्या होता है, व्हाट इज इंट्रोपी? तो इंट्रोपी क्या करता है, वो रैंडमनेस को मेजर करता है। सीधा यही बोलना है, इट इज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस, या इट इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ एनी सिस्टम। कोई भी सिस्टम या कोई भी सब्सटेंस कितना बिखरा हुआ है उसके बारे में जो बताएगा वो होता है इंट्रोपी होता है, वो इंट्रोपी होता है। मानो कि एक ईंट रख दे, ईंट को 100 साल छोड़ दे ऐसे ही, तो तुमको पता है कि वापस के ईंट टूट टूट कहां जाएगा, बिखरेगा ना, ईंट बिखरेगा, मतलब स्पॉन्टेनियस हुआ। इंट्रोपी क्या हुआ, पहले इंट्रोपी कम था, जब बिखरा तो इंट्रोपी ज्यादा हो गया। तो ये स्पॉन्टेनियस, जिसका इंट्रोपी पॉजिटिव होता है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एक टर्म आता है इंट्रोपी चेंज का, एक टर्म आता है इंट्रोपी चेंज, इंट्रोपी चेंज का एक आता है। इंट्रोपी चेंज करने का मतलब क्या है कि कोई भी रिएक्शन में इंट्रोपी चेंज अगर पॉजिटिव हुआ तो वह रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। हम कह सकते हैं द प्रोसेस in which the change in entropy, entropy, that is delta S होता है, वो is positive, change in entropy is positive, change in entropy अगर उसका पॉजिटिव होगा, then it is, change in entropy is positive, then it is spontaneous process। तब वह प्रोसेस होगा स्पॉन्टेनियस होगा, देन इट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। समझिए सीधा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए इंथैल्पी चेंज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे अगर आप देखो गैस का एंट्रोपी आपको पता है कि वो क्या होता है, लिक्विड से ज्यादा होता है। तो डेल्टा एस अगर हम देखें, मानो कोई लिक्विड से गैस जा रहा है, कोई अगर लिक्विड से गैस जा रहा है, लिक्विड से गैसियस फॉर्म में अगर कन्वर्ट हो रहा है, तो आपको पता है कि डेल्टा एस क्या हो जाएगा, एस जी माइनस क्या होगा, एस एल, है ना। मतलब गैस फाइनल माइनस इनिशियल होता है। फाइनल आपको पता है कि इंट्रोपी ऑफ गैस ज्यादा है, तो ज्यादा में से क्या करना है, कम वाले को घटाना है, तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना। गैस हमेशा वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव, वैल्यू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो कभी भी इंट्रोपी चेंज अगर पॉजिटिव हुआ, जैसे आप गैस और लिक्विड की बात की है, अगर सॉलिड को भी अगर छोड़ दोगे, सॉलिड का इंट्रोपी जो होता है वो लिक्विड से ज्यादा होता है। तो अगर मानो कोई सॉलिड अगर चेंज हो रहा है, लिक्विड में, लिक्विड में चेंज हो रहा है, सॉलिड अगर चेंज हो रहा है लिक्विड में, तो डेल्टा एस चेंज इन इंट्रोपी अगर देखोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो सॉलिड लिक्विड, या ये एस जो है ना, ये इंट्रोपी का है, ये लिक्विड माइनस क्या होगा, सॉलिड, आपको पता है कि लिक्विड का इंट्रोपी जो होता है, आपको पता है कि लिक्विड का इंट्रोपी जो होता है वो क्या होता है, सॉलिड से ज्यादा होता है। तो लिक्विड का इंट्रोपी सॉलिड से ज्यादा होगा तो डेल्टा एस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, ध्यान रखना है इस चीज को। मतलब डेल्टा एस यहाँ पे जो हो जाता है पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव हुआ, रीजन क्या है पॉजिटिव होने का, क्योंकि लिक्विड का इंट्रोपी सॉलिड से ज्यादा होता है, लिक्विड का इंट्रोपी सॉलिड से ज्यादा होगा, और गैस का भी क्या होगा, लिक्विड से ज्यादा होता है। कोई जैसे पानी को खुला छोड़ दो, तो पानी को खुला छोड़ोगे तब, और ऊपर, तो पानी जब गैस बना, वेपर बना, तो वेपर का इंट्रोपी ज्यादा होता है और लिक्विड का इंट्रोपी कम होता है। तो ऑटोमेटिक चाहेगा कि वो लिक्विड से कहां चला जाए, गैस में चला जाए। अगर सॉलिड है, कोई आइस है, आइस को क्या करेगा, छोड़ दोगे, ऑटोमेटिक वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वो लिक्विड में कन्वर्ट, ऐसा नहीं कि वो लिक्विड सॉलिड में जाएगा, ज्यादा चांस रहेगा कि वो सॉलिड कहां जाएगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। इसके पीछे का रीजन क्या है, वो लिक्विड का इंट्रोपी सॉलिड के इंट्रोपी से ज्यादा होता है। इस कारण से इंट्रोपी चेंज वहां पे पॉजिटिव होगा, और जब भी इंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा तो वह रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है।
अगर हम चेंज इन इंथैल्पी की बात करें, चेंज इन इंट्रोपी की बात करें, चेंज इन इंट्रोपी, देखो इंट्रोपी जो होता है, समझो यहां पे इंट्रोपी का फॉर्मूला होता है हीट चेंज बाई टेम्परेचर, मतलब Q बाई T। इंट्रोपी जो होता है ये होता है Q बाई चेंज इन इंट्रोपी, हमारा टॉपिक है ये डेल्टा एस, ठीक है। तो इंट्रोपी अगर मानिए कि इंट्रोपी सिस्टम से दो चीजें हुआ यहां पे, अगर अगर कोई सिस्टम है, ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है, एक सिस्टम है और क्या है, एक सराउंडिंग है। तो अगर यहां पे सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ अगर गैस वर्क कर रहा है, एक मतलब वो एक्सपेंशन कर रहा है, क्या कर रहा है वहां पे, एक्सपेंशन कर रहा है। तो अगर हम ध्यान रखिएगा यहां पे, अगर यहां पे फर्स्ट केस आता है एक्सपेंशन का, एक्सपेंशन में सिस्टम वर्क करेगा, एक्सपेंशन में सिस्टम वर्क करेगा। तो इंट्रोपी जो होता है, इंट्रोपी का फॉर्मूला ध्यान रखना कि इंट्रोपी बराबर होता है हीट चेंज, इंट्रोपी बराबर होता है हीट चेंज, हीट बाय टेम्परेचर, बाय टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू हो जाएगा Q बाई टी, Q बाई टी। इंट्रोपी होता है Q बाई टी। अब साइन यहां मैटर करता है, एक्सपेंशन हो रहा है तो यहाँ पे सिस्टम का क्या होगा, इंट्रोपी। तो दो चीज होता है, एक्सपेंशन जब होगा तो बालक सिस्टम का भी निकाला जाता है और सराउंडिंग का भी निकाला जाता है। सिस्टम अगर एक्सपैंड करता है तो सिस्टम का इंट्रोपी बढ़ेगा और सराउंडिंग का इंट्रोपी घटेगा। सराउंडिंग का इंट्रोपी क्या होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक चीज निकल के गया तो उधर तो रैंडमनेस क्या होगा, घटेगा ना। जिधर से माने 100 लोग यहां से निकल के दूसरे रूम में चले गए तो ये रूम का इंट्रोपी बढ़ा, लेकिन उस दूसरे रूम का इंट्रोपी घट जाएगा। तो अगर हम बात करें इसमें सिस्टम की बात करें, इंट्रोपी ऑफ सिस्टम, इंट्रोपी ऑफ द सिस्टम जो हो जाएगा, ये वैल्यू आप देख रहे हो यहां पे जो वैल्यू होगा, इंट्रोपी जो होता है आपको पता है सिस्टम का इंट्रोपी, ये इंट्रोपी बढ़ रहा है मतलब साइन आएगा पॉजिटिव Q रिवर्सेबल बाई T, ठीक है ना। और अगर ये सराउंडिंग की बात करें, इंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, इंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग जो होता है, सराउंडिंग का इंट्रोपी घट रहा है मतलब इसका साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। इसका साइन क्या होगा, निगेटिव, माइनस Q रिवर्सेबल बाई T। तो ओवरऑल यूनिवर्स, यूनिवर्स को हम कहते हैं रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर कहने का मतलब होता है सिस्टम सराउंडिंग मिलके ओवरऑल सारा का सारा एनर्जी तो यूनिवर्स में है ना, तो उसको हम रिजर्वॉयर कहते हैं। तो इंट्रोपी ऑफ रिजर्वॉयर जो हो जाएगा, इंट्रोपी ऑफ रिजर्वॉयर, रिजर्वॉयर कहने का मतलब ये है कि हम कह सकते हैं डेल्टा एस रिजर्वॉयर ये वैल्यू होता है हुआ डेल्टा एस सिस्टम और प्लस में डेल्टा एस सराउंडिंग, ठीक है ना। सिस्टम का चेंज हुआ Q रिवर्सेबल बाई T और सराउंडिंग का चेंज हुआ माइनस Q रिवर्सेबल बाई T। तो आपको पता है कि ये वैल्यू कितना हो जाने वाला है, जीरो। मतलब क्या है कि इंट्रोपी चेंज, ओवरऑल इंट्रोपी चेंज जो होता है यूनिवर्स का वो हमेशा जीरो होता है। इंट्रोपी चेंज क्या होगा, ओवरऑल यूनिवर्स का जीरो होगा। और जैसे ओवरऑल यूनिवर्स का अगर इंट्रोपी चेंज या कोई भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी अगर जीरो होता है, इसका मतलब वो एक स्टेट फंक्शन है। तो किस क्या है वो एक स्टेट फंक्शन। कहने का मतलब यहाँ पे है कि डेल्टा एस अगर रिजर्वायर की बात करें तो इस केस में वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब इंथैल्पी चेंज जो होगा ओवरऑल यूनिवर्स का वो हमेशा जीरो होता है। अब देखो बालक वो एक्सपेंशन का था, अगर हम कंप्रेशन की बात करें, सेकेंड केस आता है अगर हम कंप्रेशन की बात करते हैं, कंप्रेशन में यहां पे ये हो रहा है कि ये है सिस्टम। कंप्रेशन की बात अगर करते हैं तो क्या हो रहा है, देखो यहां सिस्टम जो है वहां पे क्या होगा, अगर कोई सिस्टम अगर कंप्रेस हो रहा है, इसका मतलब ये है कि पहले इसका वॉल्यूम, पहले इसका वॉल्यूम था V2, अभी वॉल्यूम क्या हो गया V1। मतलब क्या है कि इसका वॉल्यूम कम हो रहा है।
मतलब क्या है, जब वॉल्यूम कमेगा तो उसका इंट्रोपी भी कमेगा, तो वॉल्यूम कमेगा तो रैंडमनेस घटेगा, और रैंडमनेस घटेगा तो इंट्रोपी भी घटेगा। तो उस केस में अगर कंप्रेशन केस अगर देखोगे तो इंट्रोपी ऑफ सिस्टम जो हो जाएगा, इंट्रोपी ऑफ सिस्टम, सिस्टम की इंट्रोपी की अगर बात करोगे, इंट्रोपी ऑफ सिस्टम देखो बुआ, ऊपर से जब आप एनर्जी बढ़ा लगा दिए, मतलब ऊपर से जब वॉल्यूम को बढ़ाए, वॉल्यूम को ऊपर से दबा दिए नीचे, तो ओवरऑल रैंडमनेस यहाँ पे घट जा रहा है, भीड़ भाड़ यहाँ पे कमेगा, क्योंकि अगर फैला रहेगा तो इंट्रोपी ज्यादा, कम फैलेगा कंप्रेशन होगा तो इंट्रोपी कम, जब इंट्रोपी कम होगा तो साइन होगा निगेटिव, क्यू रिवर्सेबल बाई टी, ठीक है। और अगर यही इंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग की बात करें, तो ये वैल्यू आप देखो, सराउंडिंग तो अपना वॉल्यूम को बढ़ा रहा है ना, पहले सराउंडिंग था, सराउंडिंग क्या कर रहा है, जब इसको कंप्रेस कर रहा है तो सराउंडिंग का रैंडमनेस बढ़ रहा है, सराउंडिंग अपना वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा है, तो सिस्टम का जब कमेगा तो ओवरऑल अगर इसके चारों तरफ सराउंडिंग है, जब इसको कंप्रेस कर दिया तो इसके इसमें सराउंडिंग का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ गया, सराउंडिंग पहले इतना इतना यहां तक सराउंडिंग था, अब वॉल्यूम थोड़ा डाउन हुआ तो सराउंडिंग और रैंडमनेस इसका बढ़ा, जब सराउंडिंग का रैंडमनेस बढ़ेगा तो साइन इसका हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा क्यू रिवर्सेबल बाई टी, क्यू रिवर्सेबल बाई टी। ओवरऑल अगर टोटल चेंज इन सिस्टम देखोगे, टोटल चेंज अगर देखोगे, टोटल चेंज अगर देखिएगा तो यहां भी वही होगा, माइनस क्यू रिवर्सेबल बाई टी, और ये हो जाएगा क्यू रिवर्सेबल बाई टी इक्वल टू क्या होगा, जीरो, मतलब डेल्टा एस जो होगा वो हर केस में जीरो ही होता है। टोटल चेंज इन एंट्रोपी जो हो जाएगा, किसी चाहे एक्सपेंशन हो चाहे वो कंप्रेशन हो, वो उस केस में जीरो ही होता है। मतलब ये है कि टोटल चेंज इन एंट्रोपी, total change in entropy in case of total change in entropy in case of expansion or compression is equal to जीरो, टोटल चेंज जो हो जाता है वो जीरो ही होता है। ये वैल्यू है, आप एक बार देख लेना।